नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 8 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्य बना उत्तर आंध्र प्रदेश। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय सेना ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो उत्तर नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष के रूप में भारतीय सेना ने 2026 को डिक्लेयर किया, घोषित किया। तीसरा प्रश्न था, किस देश के द्वारा नया मिसाइल विध्वंसक पोत लौदी को लॉन्च किया गया? उत्तर चीन के द्वारा लौदी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार एनपीए में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज किया गया? तो 2.1% उत्तर था हमारा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में राजस्थान के बाद किस राज्य में दुर्लभ चंदन रंग तेंदुआ दिखाई दिया? उत्तर डी कर्नाटक, सैंडलवुड लिपोर्ट देखा गया कर्नाटक में। अगला प्रश्न था, गणतंत्र दिवस 2026 में भारत में आने वाले मुख्य अतिथि? उत्तर हो जाएगा ए उर्सुला वांडर, यूरोपियन यूनियन के हेड। आठवां प्रश्न पूछा गया था, 1200 मेगावाट की कलई जल विद्युत परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट का लोहित नदी पर कलई जल विद्युत परियोजना निर्माण हो रहा है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? उत्तर ए मोहम्मद मुश्ताक सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तस्वीर सामने आप देख रहे हैं। प्रश्न है उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय में भी प्रश्न है सिक्किम हाई कोर्ट से। तो सिक्किम हाई कोर्ट का गठन हुआ था 1975। पहला बात ये याद रखेंगे, 1975 में सिक्किम हाई कोर्ट का गठन होता है। हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जज या सीजे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के या अन्य जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 214 में। जैसे अनुच्छेद 124 में लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ऐसे ही अनुच्छेद 214 में लिखा गया हाई कोर्ट के बारे में। अगर बात किया जाए कि हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं, तो उत्तर हो जाएगा 25। देश में 25 हाई कोर्ट वर्तमान में हमारे देश में है। पहला हाई कोर्ट 3 जगह बना था एक साथ, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट 3 बना था। टोटल 25 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में जजों का वेतन कितना होता है? हाई कोर्ट में जजों का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया चीफ जस्टिस का होता है। चीफ जस्टिस का 2.5 लाख और अन्य जो जज होते हैं उनका वेतन 2.25 लाख यानी 2.25 लाख रुपया होता है। अगर वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होते हैं उनका 2.8 लाख होता है, 2,80,000 रुपया वेतन होता है। और जो अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनका 2.5 लाख होता है, जितना कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं, जैसे सिक्किम हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको शपथ कौन दिलाया होगा? तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। और साथियों अगर पूछा जाए इनको पेंशन कहाँ से दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। जब रहेंगे ये अपने राज्य में नियुक्त, तो इनको और अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन होगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। जब ये रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कोलोजियम की सिफारिश पर। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कोलोजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न, 12 से 13 जनवरी के बीच पहली बार भारत आ रहे जर्मन चांसलर कौन है? उत्तर फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज वर्तमान में जर्मनी देश के हेड ऑफ गवर्नर है, यानी कि अपने देश के प्रमुख है, जर्मनी के प्रमुख है साथियों। जर्मनी के प्रमुख फ्रेडरिक मर्ज। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाए कि जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? जर्मनी के राष्ट्रपति तो फ्रैंक वाल्टर का नाम आप याद रखेंगे। फ्रैंक वाल्टर फ्रैंक वाल्टर फ्रैंक वाल्टर ये जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जर्मनी देश का जो प्रमुख है पोस्ट उसको चांसलर बोला जाता है। तो जर्मनी के चांसलर ये हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ये हमारे भारत आ रहे हैं और पहली बार भारत इनकी यात्रा है। 12 से 13 जनवरी 2026 के बीच रहेंगे। और जो समझौता होगा करंट अफेयर में घटना आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या समझौता हुआ, क्या मुख्य रहा है। किस देश के हैं? जर्मनी है। तो जर्मनी का स्टेटिक जी के देखिएगा। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। स्प्री नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मुद्रा है यूरो। यूरो यहाँ की मुद्रा है, जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है वो। दूसरी बात, जर्मनी का तो इसका इतिहास रहा है।
इसका इतिहास हमारी परीक्षाओं में रहता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो नाम है बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। हमारे भारत का एकीकरण किसने किया था? हमारे भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? इसका उत्तर आप करेंगे कमेंट में। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? किसने भारत का एकीकरण किया था? जर्मनी का एकीकरण करने का मतलब क्या हुआ? जर्मनी था जो दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा में, और बीच में दीवार था जर्मन की दीवार। जर्मन की दीवार को तोड़ करके लोगों ने जर्मनी का एकीकरण करके एक जर्मनी राज्य को बना दिया था, जर्मनी देश को बना दिया था, उसी को कहा जाता है जर्मनी का एकीकरण। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत के रक्षा अनुसंधान परिस्थिति तंत्र ने अत्यंत कठिन और दूर दराज परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किसके द्वारा बनाया गया? देखिएगा साथियों, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर है, ये रक्षा अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे देश के DRDO ने निर्मित किया है। ये है तो साथियों एक प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, पानी को शुद्ध करने वाला, साफ करने वाला। लेकिन खासियत यह है कि ये पोर्टेबल है, यानी कि इसको हाथ में उठा करके कहीं भी ले जाया जा सकता है अपनी यात्रा के दौरान। बनाया किसके लिए गया है? रक्षा मामले के लिए। रक्षा में भी यह नेवी के लिए बनाया गया है। जो हमारी नौसेना होती है, तो हमारे नौसैनिकों को यात्रा के दौरान, अपने समुद्री लंबी लंबी यात्रा के दौरान पानी पीने योग्य पानी की दिक्कत ना हो, इसी के लिए नेवी के लिए हमारे यह पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर बनाया गया है। बनाया है DRDO ने साथियों, लेकिन DRDO की यूनिट है एक डिफेंस लेबोरेटरी। डिफेंस लेबोरेटरी डिफेंस लेबोरेटरी ये जोधपुर में है। डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर राजस्थान, इसने इस वाटर प्यूरिफायर को डेवलप किया है, विकसित किया है DRDO की यूनिट डिफेंस लेबोरेटरी ने। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि यह किस प्रणाली पर आधारित होगी, यह स्वदेश प्रणाली पर आधारित होगी, स्वदेश तकनीकी पर आधारित होगी। स्वदेश ऐसे ही लिखा जाएगा, परीक्षा में लिखा हुआ ऐसे आपको मिल सकता है। स्वदेश क्या है, चर्चा में क्यों रहा, फुल फॉर्म क्या है? तो स्वदेश का फुल फॉर्म हो जाएगा सी वाटर, सी मतलब समुद्री पानी, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। ये एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जो समुद्री पानी को यानी सी वाटर को शुद्ध करती है, प्योर करती है। नेवी के लिए बनाया गया है। DRDO की यूनिट डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने इसका निर्माण किया है। अच्छा, DRDO के बारे में देखेंगे हम। DRDO का गठन 1 जनवरी DRDO का हमारे देश में गठन कब हुआ था? DRDO का स्टैटिक जीके क्या है? तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को DRDO का गठन हो जाता है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जिसका कार्य है मिसाइल का निर्माण करना और टेस्टिंग करना। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? समीर वी कामथ जी। समीर वी कामथ जी DRDO के वर्तमान में चेयरमैन है। DRDO का टैगलाइन क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मतलब हुआ कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका टैगलाइन है, थीम है, या फिर हम कह सकते हैं यह उसका मोटो है। अच्छा, DRDO का काम क्या होता है? DRDO का काम होता है मिसाइल का टेस्टिंग और परीक्षण करना, निर्माण करना। कहाँ से होता है? तो मिसाइल का टेस्टिंग हमारे देश में उड़ीसा से होता है, DRDO करती है। उड़ीसा में भी कहाँ से? चांदीपुर जिला से। चांदीपुर में भी कहाँ से? व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? व्हीलर आइलैंड का नया नाम हो गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम हो गया है। यहीं से टेस्टिंग होता है, मिसाइल का परीक्षण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य आयुष प्रणाली को किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता दी गई? औपचारिक मान्यता दी गई हमारी पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली, नाम है इसका आयुष। आयुष प्रणाली को दो देशों यानी कि द्विपक्षीय, छोटी का मात्रा रहेगा, नाम है दोनों देशों का ओमान और न्यूजीलैंड। ओमान और न्यूजीलैंड दोनों देशों के मध्य मध्य द्विपक्षीय समझौता हुआ है कि हमारे भारत का जो आयुष प्रणाली है, पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली है, इसका व्यापारिक आदान प्रदान करेंगे, व्यापारिक समझौता होगा। जैसे जैसे क्या है देखिएगा, हाँ, आयुष जो है यह एक संयोग है कुछ अक्षरों का साथियों। आयुष का अपना फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? ए से हो जाएगा आयुर्वेद, ए से आयुर्वेद, और वाई से हो जाएगा योगा और नेचुरोपैथी, योगा और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, और यू से हो जाएगा यूनानी, और एस से हो जाएगा सिद्धि, और एच से हो जाएगा होम्योपैथ। तो ये हमारे भारत की
प्राचीन पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली है, जैसे आधुनिक समय में एलोपैथ अंग्रेजी को हम लोग जानते हैं, वैसे हमारे भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली है, समग्र रूप से सबको मिला के आयुष कहा जाता है। इसी आयुष की जो दवाइयां हैं, जो अनुसंधान है, जो ज्ञान विज्ञान है, इसी का व्यापारिक समझौता हुआ है ओमान और न्यूजीलैंड, यानी ओमान और न्यूजीलैंड देशों में भी हमारे भारत की जो प्राचीन पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली है, इसका इसका आयात निर्यात होगा, इसके दवाइयां हो चाहे स्वास्थ्य जो तकनीकी है, इसी का आदान प्रदान किया जाएगा इन देशों को। इसी नाते हम इसको करंट में पढ़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा, भारत के मत्स्य पालन के क्षेत्र में सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे देश का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म मछलियों के पालन के लिए तेलंगाना में लॉन्च किया गया। तेलंगाना राज्य में मछलियों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्य इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, मछलियों को बढ़ावा देने के लिए, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का लॉन्च किया। किसने? तेलंगाना ने। मत्स्य पालन से संबंधित है तो थोड़ा मत्स्य से संबंधित स्टैटिक जीके देखिएगा। मछलियों के पालन को क्या कहा जाता है? मछलियों के पालन को कहा जाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। मछलियों के उत्पादन को क्या कहा गया है? इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सा क्रांति चला था? तो नीली क्रांति। नीली क्रांति क्या है? नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चला था। अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थोलॉजी कहा जाता है। इक्थोलॉजी कहा जाता है। ये तीनों शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं। तीनों, इक्थोलॉजी, नीली क्रांति, पीसी कल्चर, तीनों का संबंध मछलियों से ही है, लेकिन मछलियों का पालन, उनकी संस्कृति, उनको बढ़ाना पीसी कल्चर। और मत्स्य उत्पादन के, अपने देश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चली थी? नीली क्रांति। और मछलियों का अध्ययन, मत्स्य अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ जाइएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया? तो चीन के लिए। चीन के जो नागरिक हैं, व्यापारिक पर्पज से, व्यावसायिक उद्देश्य से हमारे भारत आकर के व्यापार व्यवसाय करें, ताकि हमारे देश में एफडीआई आकर्षित हो, इस चीज के लिए हमारे देश ने EB4 वीजा शुरू किया है। EB4 वीजा शुरू किया है किसके लिए? चीन के नागरिकों, चीन के व्यापारियों, व्यवसायियों और बिजनेसमैन के लिए, कि हमारे भारत में आए और इन्वेस्ट करें। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। यह शिपयार्ड किसके द्वारा निर्मित किया गया? पहले भी हमने इसको पढ़ा साथियों कि हमारे देश का एक पोत है समुद्र प्रताप, जिसका कार्य होगा समुद्री परिस्थिति तंत्र को सही करना। मतलब जो समुद्री आयात निर्यात व्यापार होता है, उसके दौरान कभी कभी समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उससे तेल रिसाव होता है या कूड़ा कचरा जो समुद्र में होता है, उसी को क्लीन करने का काम है इसका, समुद्र प्रताप का। ये हमारे भारत का पहला समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया। कहां पर? गोवा में। और किसने निर्माण किया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण, स्वदेशी तकनीकी पर भारत का पहला जल प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप गोवा में अनावरण कर दिया गया। किसने किया? हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। समुद्र प्रताप के तरह सेकेंड भी हमारे देश का जो जल प्रदूषण नियंत्रण पोत है वो तैयार हो गया, निर्मित हो गया, सेना में नहीं सौंपा गया, सेना में इसको सौंपा गया है। उसका नाम पूछा जाए तो समुद्र प्रचेत है। समुद्र प्रचेत, इसको हमने पढ़ा था साथियों पहले, आपको याद आ रहा होगा जो डेली पढ़ रहे हैं उनको। अगला 8वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भाषाओं की उत्कृष्टता के लिए कितने साहित्यिक किताबों का विमोचन किया गया? उत्तर बी, 41 साहित्यिक पुस्तकों का हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनावरण किया, विमोचन किया। देश के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कितने पुस्तकों को? एक साथ 41 पुस्तकों को, साहित्यिक पुस्तकों। कितने भाषाओं के विकास के लिए? तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये 4 जो शास्त्रीय भाषा है, इनके उत्कृष्टता के लिए, इनको एक्सीलेंस करने के लिए 41 साहित्यिक पुस्तकों को लॉन्च किया हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब यहाँ 2 बात, पहला चीज कि ये सब जो डेवलपमेंट करता है भाषा या भारतीय भाषाओं से संबंधित जो रिसर्च सेंटर है,
भारतीय भाषा या केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है भारतीय भाषा या केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। दूसरा बात कि हमारे देश में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? हमारे देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा हो गए। कौन कौन? पूछा जा सकता है, बेशक पूछा जा सकता है, क्योंकि आरंभ में 6 भाषा थे। अभी हमने एक साल के अंतर, 1-2 साल के अंतर्गत में पढ़ा है कि 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो टोटल 11 हो गए। कौन है 11? देखिएगा, सबसे पहला तो याद रखना है आपको, 2004 में 2004 में तमिल भाषा को 2004 में तमिल भाषा को पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2004 में पहला तमिल। उसके बाद कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। कन्नड़ कन्नड़ कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। ये 6 थे। अभी 2 साल के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं कि 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, टोटल हो गए 11। ये 5 कौन कौन से हैं? देखिएगा, मराठी मराठी बंगाली मराठी बंगाली पाली मराठी बंगाली पाली, प्राकृत प्राकृत और असमिया। ये 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया हमारे देश में। टोटल अभी 11 शास्त्रीय भाषा हो गए और भारतीय भाषाओं का रिसर्च सेंटर मैसूर में स्थापित है। ये तो साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, पूछिएगा। बाकी मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।